हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम शुरू पर। आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे कि जो सीटेट जनवरी 2024 में आपका एग्ज़ाम होना है, जो 21 जनवरी को आपका एग्ज़ाम है, उसके लिए आपका ये आपका प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, और प्रैक्टिस सेट नंबर आपका क्या है? ये प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 6 है। ठीक है, आपका 1 to 5 प्रैक्टिस सेट आपको करवा दिया गया है, आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, और ये आपका 6 है। यानी किस टाइप से आपके एसएसटी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं? एनसीईआरटी बेस्ड। ठीक है, ये सारे जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी से लिए गए हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वही आप लोगों के लिए लाया गया है। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही आपको प्रैक्टिस सेट यानी एसएसटी की प्रैक्टिस सेट और आपको जो चैप्टर वाइज यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी की जो आपकी जो चैप्टर हैं वो एनसीईआरटी के वो कवर करवाए जा सकते हैं। ठीक है, तो आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी का जो चैप्टर है वो सारा एनसीईआरटी का सारा कंप्लीट हो चुका है। यानी 6 to 8 टू जो आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी वो सारा कंप्लीट हो चुका है। आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन से उत्तर वैदिक ग्रंथ हैं, यानी उत्तर वैदिक ग्रंथ के नाम बताने हैं। तो कौन कौन से हैं देखिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण वेद, ब्राह्मण ग्रंथ या उपनिषद। ठीक है, तो इसमें आपको राइट आंसर का चयन करना है, यानी सही उत्तर का चयन करना है यहाँ से। ठीक है, कूट दिया गया है उसमें आपको चयन करना है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। ठीक है, तो दूसरा चौथा यानी ऋग्वेद आपका उत्तर वैदिक ग्रंथ नहीं है, बाकी सारे आपके यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद क्या है? उत्तर वैदिक ग्रंथ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कथन ए आपको दिया गया है कि वैदिक काल में प्राय महिलाओं को शूद्रों के समान माना जाता था। ठीक है, माना गया था। कारण दिया आपका, वैदिक काल में सामान्यतः महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। ठीक है, अब इसमें दिया है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, तो सही उत्तर का चयन कैसे होगा? तो देखिए, इसका यहाँ पे राइट आंसर दिया है, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यानी जो वैदिक काल है उसके संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। तो पहला कथन है आपका, क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। दूसरा कथन है आपका, शूद्रों को अछूत माना जाता था। तीसरा है आपका, सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। ठीक है, इसमें से क्या करना है आपको? उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। ठीक है, तो देखिए, पहला और सिर्फ तीसरा आपका सही है, दूसरा आपका कथन गलत है। ठीक है, तो दूसरा कथन देखते हैं क्या गलत है इसमें। पहला है आपका, क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था और सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था, ये सही कथन है आपका। गलत कथन कौन सा है? तो शूद्रों को अछूत माना गया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, वैदिक काल है उसके बारे में आपको बताना है। पहला कथन है आपका, ब्राह्मण द्वारा बनाई गई वर्ण व्यवस्था सभी के द्वारा पूर्णतः स्वीकार नहीं की गई थी। ठीक है, दूसरा कथन है, उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र में पुरोहितों का प्रभाव बहुत सीमित था। ठीक है, अब इसमें से सही कथन का चुनाव करना है। तो सही कथन क्या है आपका? पहला और दूसरा दोनों ही कथन आपके सही हैं। ठीक है, यानी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुरातत्वविदों ने जनपद नामक इकाइयों की कई बस्तियों की खुदाई की। ये जनपदीय बस्तियां यानी बस्ती और बस्तियां निम्नलिखित में से किन स्थानों पर स्थित हैं? यानी जो जनपद के जो बस्ती और बस्तियां हैं वो किस स्थानों पर स्थित हैं ये बताना है आपको। ठीक है, तो देखिए, पहला दिया है आपका, पुराना किला दिल्ली, हस्तिनापुर मेरठ, अजंती खेड़ा एटा। ठीक है, कूट में आपको मिलान करना है कौन कौन सा है। तो पहला, दूसरा और तीसरा ये आपका राइट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महाजनपदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जो महाजनपद थे, ठीक है, उसके बारे में आपको विचार करना है। तो पहला कथन आपका दिया है, महाजनपदों की कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी। दूसरा आपका, राजा सेना रखने लगे थे जिसे वेतन दिया जाता था। वेतन का संपूर्ण भुगतान आहत सिक्कों के रूप में किया जाता था। ठीक है, अब देखिए, उपयुक्त कथनों में से सही कथन कौन सा है आपका? तो सही कथन है आपका, देखिए, पहला, सिर्फ पहला, यानी केवल राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा। तो पहला कौन क्या है? तो देखिए, महाजनपदों की कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी। ठीक है, ये आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद है आपका, महाजनपदों की कर प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यानी महाजनपद की कर जो प्रणाली थी उसके बारे में आपको बताना है। तो पहला कथन है, प्राय उपज का 1/3वां भाग कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। ठीक है, दूसरा है आपका, कारीगरों को श्रम के रूप में कर का भुगतान करना होता था।
अब उसके बाद है आपका उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो कौन सा कथन सही है? सिर्फ केवल कथन नंबर 2 आपका सही है। तो कथन नंबर 2 क्या है? कथन नंबर 2 है आपका कारीगरों को श्रम के रूप में कर का भुगतान करना होता था। ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका महाजनपदीय कर व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जो महाजनपदीय कर व्यवस्था है उसके बारे में आपको विचार करना है। तो पहला कथन है पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। दूसरा है व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। ठीक है। उसके तीसरा है आपका उसके बाद आखेटक और संग्राहक कर से संपूर्ण मुफ्त थे। ठीक है। उसके बाद देखिए उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? तो पहला और दूसरा कथन सही है। ठीक है। और तीसरा जो कथन है वो आपका गलत है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्राचीन महत्वपूर्ण नगर कौशाम्बी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? यानी कौशाम्बी जो है वो आप किस राज्य में स्थित है? ठीक है। तो देखिए इलाहाबाद यानी उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका महाजनपदीय युग में कृषि क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए। इन परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार करना है। हल कथन नंबर 1 है आपका हल के फाल अब लोहे के बनने लगे थे। दूसरा है लोगों ने धान की कृषि बीज छिड़क कर करने के बजाय धान के पौधों का रोपण शुरू कर दिया था। ठीक है। अब उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो देखिए तो क्या होगा? पहला और दूसरा दोनों ही कथन आपका राइट हो जाएगा, यानी दोनों ही कथन आपके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मगध के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है यानी मगध के बारे में हमें बताना है। तो पहला कथन है आपका गंगा और सोन नदियां मगध से होकर गुजरती थी। दूसरा आपका मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। तीसरा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें थी, यानी लौह अयस्क जो था उसकी खदानें यहीं पर थी। उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है ये बताना है आपको। तो देखिए पहला दूसरा तीसरा यानी ये तीनों ही आपके सही हैं, यानी कथन जो है ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा मगध का शासक नहीं रहा है? यानी मगध पर किसने शासन नहीं किया है? तो प्रसन्नचित्त ने मगध पे शासन नहीं किया है। ठीक है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नगर मगध की राजधानी कभी नहीं रहा है? यानी कौन सा नगर है जो ऐसा जो मगध की राजधानी कभी नहीं बना है? ठीक है। तो राजगृह है, पाटलिपुत्र है, श्रावस्ती है। अब इस कोड का सही उपयोग करना है, यानी इसका चयन करना, उत्तर का चयन करना केवल तीसरा, यानी जो श्रावस्ती है वो कभी भी मगध की राजधानी नहीं बनी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका देखिए सिकंदर द्वारा अपने विश्व विजय अभियान के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में मगध की ओर कूच करने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है। जो सिकंदर था उसने विश्व विजय अभियान जो चलाया था उसमें भारतीय उपमहाद्वीप में मगध की ओर कूच करने के संदर्भ में कौन सा कथन आपको सही लग रहा है ये बताना है। ठीक है। तो देखिए पहला कथन है सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था। दूसरा है सिकंदर की सेना भारत के शासकों के लिए पैदल, रथ और हाथियों की बड़ी बड़ी सेनाओं से भयभीत थी। ठीक है। अब इसमें से कौन सा कथन सही है ये बताना है आपको। ठीक है। तो पहला और दूसरा दोनों ही आपका कथन जो है वो सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मगध के निकट ही वज्जी राज्य था। वज्जी की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? यानी जो वज्जी की राजधानी है वो बतानी है। तो वज्जी की राजधानी कहाँ थी? तो वैशाली थी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गढ़ या संघ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जो गढ़ और संघ है उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है। पहला है कथन एक ही शासक के अधीन एक विशाल राज्य क्षेत्र गण या संघ कहलाता है। ठीक है। दूसरा है आपका बुद्ध तथा महावीर दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। ठीक है। तो राइट आंसर का चयन करना है। तो राइट आंसर केवल दूसरा हो जाएगा, यानी दूसरा ही कथन आपका सही है। दूसरा कथन क्या है? तो बुद्ध तथा महावीर दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गणों या संघों पर निम्नलिखित में से किस शासक ने विजय प्राप्त की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, देखिए क्वेश्चन दोबारा देखिए, गणों या संघों पर निम्नलिखित में से किस शासक ने, ठीक है, शासक ने विजय प्राप्त की थी? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, राइट आंसर आपका गुप्त हो जाएगा। ठीक है। राइट आंसर इसका गुप्त वंश हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दिग् निकाय निम्नलिखित में से क्या है? यानी दिग् निकाय क्या है? तो बौद्ध ग्रंथ है। क्या है? बौद्ध ग्रंथ है। इसका राइट आंसर बौद्ध ग्रंथ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहता था। उसने उस विषय पर सलाह के लिए अपने एक मंत्री को बुद्ध के पास भेजा था। अजातशत्रु के उस मंत्री का निम्नलिखित में से क्या था? ठीक है। अजातशत्रु उस मंत्री का, यानी अजातशत्रु के उस मंत्री का क्या नाम था? ठीक है। उस मंत्री का आपको नाम बताना है। क्वेश्चन दोबारा देखिए, क्वेश्चन है
अजातशत्रु वज्र संघ पर आक्रमण करना चाहता था। ठीक है, उसने उस विषय पर सलाह के लिए अपने एक मंत्री को बुद्ध के पास भेजा था। अजातशत्रु के इस मंत्री का निम्नलिखित में से क्या नाम था? जिस मंत्री को उन्होंने बुद्ध के पास भेजा था उस मंत्री का नाम बताना है। तो क्या था नाम उसका? वस्कार था। ठीक है, वस्कार था। ठीक है, राइट आंसर इसका वस्कार हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हुआ, यानी ये भी आपका प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हुआ। अगला प्रैक्टिस सेट आपको कल कराया जाएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।